नमस्कार दोस्तों। मॉक टेस्ट 2 करने जा रहे हैं जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम के लिए। जीएस का जो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी 40 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर सहित ये 40 प्रश्न आपके सामने ये प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूँ। किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे ये आइडिया आपको लगेगा और इसकी व्याख्या के साथ हम अन्य प्रश्नों को भी तैयार करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लोग इसको देख सकते हैं। आज से इसमें हम नया कर रहे हैं। जो भी जहां पर मैप की जरूरत पड़ेगी, जो काम मैं आपको करने के लिए कहता था आप नहीं करते थे, वो भी मैं साथ में कराता चलूंगा। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक देश की तटरेखा आर्कटिक महासागर के किनारे स्थित नहीं है? 4 देश आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है इसको देखने के बाद हम इसको मैप में देखेंगे। पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और रूस। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इनमें से ये सारे देश आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और आइसलैंड ये स्थित है। रूस इसमें दिया नहीं है लेकिन वो एक्स्ट्रा जानकारी। स्वीडन जो है ये स्वीडन नहीं स्थित है आर्कटिक के तट पर। आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि अमेरिका कैसे स्थित हो सकता है। अमेरिका इस तरीके से स्थित हो सकता है, अलास्का जो ये एरिया है ये अमेरिका का हिस्सा है, यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और ये जो पूरा रीजन है आर्कटिक वाला, ये पूरा जो क्षेत्र है वो अलास्का से भी इसकी सीमा मिलती है। जहां तक स्वीडन की बात है, नॉर्वे इसको देखिए कवर कर रहा है और इसकी सीमा नॉर्थ सी से मिलती है और इसकी सीमा जो आर्कटिक सी है उससे कहीं पे डायरेक्टली टच नहीं होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर स्वीडन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा जलवायु के क्षेत्र नहीं है? ये भी उसी क्षेत्र का प्रश्न है। टुंड्रा जलवायु कहाँ होती है? टुंड्रा जलवायु ऐसे क्षेत्र में जहां पर तापमान निगेटिव में रहता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, हमेशा वहां पर बर्फ जमी रहती है, बर्फ की चादर बिछी रहती है, पूरे वर्ष शून्य से कम वहां पर तापमान रहता है डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर हम बात करें, वहां पर एस्किमो लोग रहते हैं। अमेरिका के टुंड्रा निवासी जो है उनको एस्किमो कहते हैं। यूरेशिया के जो टुंड्रा निवासी हैं उनको लैप्स, फिन और याकूत के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे लैप्स, फिन और याकूत, और यहाँ पे जो इधर वाला क्षेत्र है यहाँ के जो निवासी हैं उनको एस्किमो कहा जाता है। तो टुंड्रा का क्षेत्र कहाँ पर नहीं पाया जाता है? जो यहाँ पर दिया हुआ है स्कॉटलैंड, ऑप्शन में एक स्कॉटलैंड दिया हुआ है, तो स्कॉटलैंड में ये टुंड्रा क्षेत्र में ये नहीं है। टुंड्रा जलवायु यहाँ पर नहीं पाई जाती है। स्कॉटलैंड कहाँ है? स्कॉटलैंड यहाँ पर है, तो स्कॉटलैंड वाला एरिया यहाँ पर नहीं पाया जाता है टुंड्रा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजधानी और देश दिए हुए हैं। चारों राजधानियां और देशों को आपको सुमेलित देखना है कि कौन से हैं। एक इसमें सुमेलित नहीं है। गुयाना जॉर्जटाउन सही है, जमैका बहामा सही है, हॉन्डुरस तेगुसिगल्पा सही है, कोलंबिया बोगोटा सही है। क्या सब सही है इसमें? जो जमैका दिया है बहामा, ये गलत है। जमैका की राजधानी क्या है? जमैका की राजधानी बहामा नहीं है, जमैका की राजधानी किंगस्टन है। जमैका है कहाँ? मैप में आप देखेंगे तो जमैका आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको जमैका दिख जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साउथ में आप आएंगे मैक्सिको, और उसके बाद में दो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कैरेबियन जो कंट्रीज पड़ते हैं वहीं पर जमैका पड़ता है और इसकी राजधानी किंगस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट पर प्रचुर मात्रा में वर्षा जो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वो किस समय होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से ये वर्षा होती है और ये होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ये वैसे कोरोमंडल जो तट है वो पाया जाता है किसमें? वृष्ट छाया प्रदेश में ये पाया जाता है। ठीक है ना? ये कोरोमंडल का जो तट है वो वैसे वृष्ट छाया प्रदेश में आता है। और वैसे यहाँ पर जब हमारे यहाँ वर्षा होती है मानसून के समय, तब यहाँ वर्षा नहीं होती। लौटते मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है और लौटते मानसून से यहाँ पर वर्षा होने के कारण ये वर्षा अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वर्षा क्यों अक्टूबर महीने के और नवंबर महीने में होती है? जब मानसून वापस लौटता है तो निम्न वायुदाब यहाँ पर होता है, इस कारण से ये बंगाल की खाड़ी से पुनः जल ले लेता है और वहां पर जाके वर्षा करता है। नॉर्मल जब हमारे यहाँ वर्षा होती है तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नदी की तलहटी में गोमेद रत्न पाया जाता है? यानी कि कौन सी नदी है ये आपको भी जानना चाहिए, साथ में वो किस जिले में बहती है ये भी आपको जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बांदा। उत्तर प्रदेश का मैप ये आपके सामने है और यहाँ पर साउथ में जब आप जाएंगे तो आपको एक जिला दिखेगा बांदा, और बांदा जो जिला है, बांदा जिला ये वाला जिला वैसे तो ये बुंदेलखंड एरिया में आता है, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में से एक है। देखिए महोबा, बांदा, चित्रकूट
और ये जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर एक नदी बहती है केन। केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में बहती है, और उत्तर प्रदेश में आकर ये यमुना में मिल जाती है, उसकी सहायक नदी है। तो केन नदी की तलहटी में ही ये गोमेद रत्न पाया जाता है, तो ये बांदा में है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका निर्यात भी यहाँ से किया जाता है। केन नदी में सजर पत्थर भी पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर इसके बने रहते हैं, तो निर्यात के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रत्न पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की गई, कब क्रियान्वित, इसका क्रियान्वयन कब हुआ? ऐसे प्रश्न आयोग बार बार पूछ रहा है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 13 जनवरी 2016 को ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, या इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है उन्नाव। उन्नाव में एक स्थान पड़ता है बंथरा। उन्नाव जो डिस्ट्रिक्ट है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में बंथरा स्थान पड़ता है। तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ये कानपुर के पास में आपको मिल जाएगा। ये देखिए उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, और यही उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में बंथरा पड़ता है। बंथरा में ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई थी। उन्नाव में से पूछा जाता है, बंथरा आपसे पूछ लिया जाए तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगला प्रश्न है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये लेखक बहुत ही फेमस लेखक हैं, पार्थसारथी गुप्ता, एस गोपाल, वी आर नंदा, विपिन चंद्र, इन चार में से हैं, और इनका नाम है विपिन चंद्र। विपिन चंद्र जी की और भी पुस्तकें हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत और आर्थिक राष्ट्रवाद, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये सारी पुस्तकें इनकी ही है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इसमें जो सूचियां दी हुई हैं, और एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ राजधानी, पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय, ये आपको सुमेलित करना है इधर की राजधानियों से। इस प्रश्न का सही उत्तर हम देखते हैं, पल्लव की कांची, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी, और काकतीय की वारंगल, ये ऐसे याद कर लीजिए, ये इसकी राजधानियां सही सुमेलित हैं। और इस तरीके से पल्लव, कांची, पांड्य, मदुरा, और इस तरीके से इसका सही सुमेलन अगर हम करेंगे तो पल्लव, कांची और पांड्य, मदुरा, यानी कि 8 का 2, बी का 3, तो ए का 2 और बी का 3 इससे मिला के ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम कौन सा है? स्वेज जो नहर है, स्वेज नहर की बात हो रही है। स्वेज नहर कहां पर पाई जाती है ये भी आपको जानना चाहिए। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में जो झील पाई जाती हैं, उनमें लेक मंजला सबसे उत्तर में है, फिर लेक टिम्सा है, फिर ग्रेट विटर लेक है, फिर लिटिल विटर लेक है। तो ये स्वेज नहर क्षेत्र में ये पाई जाने वाली लेक्स हैं, जिनको आपको जानना चाहिए। स्वेज नहर आपको तैयार रखना चाहिए, है ना। स्वेज नहर कहाँ पर बहती है, किस एरिया में पाई जाती है, ये प्रश्न कभी भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग बिंगरप संवत पर आधारित है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26 1950 से अपनाया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। हम देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है, यह शक संवत पर आधारित है, तो पहला तो यहीं पे गलत हो गया। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, तो दूसरा भी जो यहाँ पर दिया हुआ था वाक्य वो भी गलत हो गया। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, लेकिन ये डेट याद रखिएगा कि किस डेट को इसको अपनाया गया था। जो राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। चंद्रमा की कला घटने व बढ़ने के अनुसार माह में दिनों की संख्या इसमें निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? इसमें 4 नाम हैं, 3 लोग इसमें संबंधित थे, एक कौन नहीं है। इनमें जो 3 लोग संबंधित हैं उनके अलग अलग दायित्व थे, गदर पार्टी में अलग अलग पदों पर वो कार्यरत थे। जैसे गदर पार्टी की बात अगर हम करें तो सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक थे, जो अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष ये सरदार सोहन सिंह भाकना थे, केसर सिंह थतगढ़ इसके उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल इसके महामंत्री थे, लाला ठाकुर दास धुरी संयुक्त सचिव थे, और पंडित कांसीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। खुदीराम बोस का इससे कोई संबंध नहीं था, और इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे।
अगला प्रश्न, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द 6 में निम्नलिखित देशों में से कौन सर्वाधिक नगरीकृत है? 4 देश दिए हुए हैं और इनका जो डेटा अभी तक हमारे पास है उसके हिसाब से हमको बताना है कि इनमें कौन सा जो देश है वो सबसे ज्यादा नगरीकृत है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान। उत्तर देने से पहले इसको हम देखते हैं। भारत की जो आपकी अर्बनाइजेशन है उसका जो रेट है, वो जो दर है 31.16% में इसको हम व्यक्त करते हैं कि इतने परसेंट लोग यहाँ पर रहते हैं। बांग्लादेश की 37.41 जो कि पाकिस्तान से ज्यादा है 36.91 से, और भूटान की सबसे ज्यादा है 41.61। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर भूटान हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बंची टाप एक बीमारी है और ये किस फसल की बीमारी है, किसमें होती है? आम में, केला में, लीची में, सेब में, सारी बागानी फसलें दी हुई हैं और इसका सही उत्तर है बंची टाप आप बनाना। इसका नाम ही ऐसे मिलता है सर्च करने पे। ये केला में होता है, ठीक है। पत्तियां एक जगह पर संचित हो जाती हैं और ये बनाना में होता है। वायरस के कारण ये रोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि इस रोग का कारण क्या है, वायरस या बैक्टीरिया या फंगस? तो आप वायरस इसमें टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? अफ्रीका महाद्वीप में जो बहुत सारे देश हैं, उन बहुत सारे देशों में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की बात इन 4 में से आपको बतानी है। हमेशा जब प्रश्न देखिए तो आप उसका उत्तर उन्हीं ऑप्शन में से खोजने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो नाइजीरिया देश है, नाइजीरिया की जनसंख्या 17 करोड़ से अधिक है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर मिस्र है जहाँ पे 8.5 करोड़ की आबादी पाई जाती है। जहां तक के डेटा हमारे पास है वो बात यहाँ पर हो रही है, तो नाइजीरिया ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा है इन चारों विकल्पों में से। अगला जो प्रश्न है, भारत में मुद्रा बैंक की स्थापना की गई थी, किस लिए? इसका उद्देश्य क्या था? मुद्रा जो बैंक है भारत में वो स्थापित किस लिए किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अल्पकाल में ऋण प्रदान करने के लिए। जो भी शॉर्ट टर्म लोन है उसको प्रदान करने के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं वहां पर शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर यह ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य था। मुद्रा का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा का ये फुल। इसमें उद्देश्य रखा गया था कि ये जो बैंक होगा ये युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों की मदद करेगा, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगा और इसकी स्थापना सिडबी के अधीन की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? इसकी तिथि आपसे पूछी जा रही है। कभी कभी एक्यूरेट डेट आपसे पूछ ली जाती है, सन तो पूछा ही जाता है, कभी कभी डेट पूछ ली जाती है। तो जब भी आप ऐसे इंफॉर्मेशन को पढ़ें तो उसकी डेट याद करने की कोशिश करें। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं, जबकि पहले यूपीएससी फैक्ट नहीं पूछता था। और इसकी तिथि है 1 अप्रैल 1957। खैर ये बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं है। दशमलव प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली तभी से शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? कौन सी ऐसी शाखा है जहां पर अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं? तो आप नाम से भी जान सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत नॉलेज फिजिक्स का रखेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। क्वांटम का अगर आप नाम जानते हैं तो क्वांटम इसीलिए है और इसका उत्तर क्वांटम मैकेनिज्म हो जाएगा। तो क्वांटम मैकेनिज्म विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति और उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना। मोशन एंड इंटर रिलेशन ऑफ सुपर नेचुरल पार्टिकल्स जो है उनका किया जाता है, अध्ययन किया जाता है उनका, और उनके बारे में बात यहाँ पर की जाती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धआयु 5 वर्ष है, कितने समय में उसका 1/8 भाग शेष रहेगा? तो अर्ध आयु इसकी 5 वर्ष है। तो आप इसको देखिए कि माना कि पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम है, तो अर्ध आयु काल कितना है? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद ये आधा बचेगा, अगले 5 वर्ष यानी 10 वर्ष बाद ये 1/4 बचेगा, अगले 5 वर्ष के बाद में ये कितना बचेगा? 1/4 और फिर उसका आधा होगा तो 1/8। तो यानी कि 5, 5, 10 और 5, 15 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। सीधा से इसका आपका फार्मूला होता है और ऐसे आप निकाल लेंगे, इसको जोड़ लेंगे ऐसे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? यानी कौन सी धातु है जिसको मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? तो मेटल ऑफ फ्यूचर यहाँ पर टाइटेनियम जो दिया हुआ है उसको कहते हैं। अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर इसको जाना जाता है। बहुत हल्की होती है, स्टील से अगर तुलना की जाए तो ये बहुत ही कम वेट की होती है, लाइटर वेट होता है इसका, ठीक है। और काफी ये टेम्परेचर सह सकती है,
बहुत सारी हीट सह सकती है, और ये जंग नहीं लगता है इसमें, ये भी क्वालिटी पाई जाती है। इस कारण से इसको भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी प्रदान की है? एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनियन गणराज्य। ये 3 देश यहाँ पर दिए हैं और अगला विकल्प है उपयुक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, हमारे यहाँ के कैबिनेट ने एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनियन रिपब्लिक में 3 भारतीय मिशन के लिए मंजूरी प्रदान की है। 2021 में ये 3 भारतीय मिशन खोले जाएंगे। 3 भारतीय मिशन खोलने से भारत का जो राजनीतिक दायरा है ये बढ़ जाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, आर्थिक जो जुड़ाव है, इन सब में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब इंटरनेशनल रिलेशन बनते हैं तो और भी हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी ये हो जाएगा एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनियन गणराज्य, डोमिनियन रिपब्लिक। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी प्रदान की? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इसको देखने से पहले आप ऑप्शन देखिए, रूस, चीन, अमेरिका, जापान। और इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने ऐसा किया है। ठीक है, यहाँ पर 2 मिशनों को जो सूर्य से रिलेटेड है और उनको मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? थॉबल बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, नाम इसका थॉबल है। कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। थॉबल बहुउद्देशीय परियोजना 2014 में मूल रूप से शुरू की गई थी। 462 करोड़ रुपए की ये परियोजना थी। 35,104 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अमित शाह ने एक एकीकृत कमान और नियंत्रित केंद्र सहित कई परियोजनाओं के लिए आधारशिला भी वहां पर रखी। तो उन्होंने अभी वर्चुअल मोड से, केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने अभी इसका थॉबल बांध का उद्घाटन किया है, थॉबल बहुउद्देशीय परियोजना में जो है। ठीक है, तो ये कहां पर है थॉबल परियोजना? ये याद रखिएगा, थॉबल परियोजना मणिपुर में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट के जो भी क्षेत्र होते हैं, अगर वहां पे कुछ घटना होती है तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, धर्म स्वातंत्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है? और इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। इन चारों में से अगर विचार किया जाए तो ये है मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 2020 में धर्म स्वातंत्र या धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को पारित करके और धर्मांतरण के उद्देश्य को एक प्रकार से खारिज करने के लिए पास किया है इसको। और 1 से 5 साल तक की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भी इसी तरीके का अध्यादेश पारित किया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अभी 2020 का जो विधेयक है ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन अभी हाल में ये हुआ है, मंजूरी प्रदान की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। पूछा जाए कहाँ कहाँ है, तो दोनों जगह पे ये हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न स्रोतों द्वारा 3 वर्षों के लिए 1500 रुपए पर किए गए साधारण ब्याज का अंतर 13 रुपए 50 पैसे, उनके ब्याज दरों की अंतर को आपको बताना है कि वो कितना होगा। इस प्रश्न का लगाने का सिंपल सा तरीका है, आप R1 R2 लेके इसको लगा सकते हैं। एक ब्याज दर R1 ले लीजिए, दूसरी R2 ले लीजिए। R1 और R2 के अंतर पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 साल की बात हो रही है, 4500 गुणे R1 माइनस R2 इक्वल टू 1350। R1 माइनस R2 इक्वल टू हो जाएगा 0.3%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में से है, क्योंकि ऐसे प्रश्न इस फार्मूले पे आपसे पूछे जाते हैं। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एबीसी अगर मान लें तो 300 के, 500 के, 700 के ये हो जाएगा। ए का जब वृद्धि होगा 50% तो 450 के, इसमें 60% की होगी तो 500 में 7.5, ये 60% होगी तो ये क्या हो जाएगी 800, और 700 में 50% होगी तो 1050। ऐसा करके आप इसको जोड़ेंगे तो नया जो रेशियो जो देखेंगे तो नया रेशियो 9:16:21, 9:16:21 आ जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9:16:21। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। वह इसके लिए कुछ मजदूरों को कार्य पर लगाता है, लेकिन उनमें से 6 मजदूर पहले दिन से अनुपस्थित रहते हैं। मूल रूप से कार्य पर लगाए गए मजदूरों की संख्या ज्ञात करें।
9 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और लगाता है, और मूल रूप से कार्य करने की जो संख्या होगी वो 9x इक्वल टू, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, एक चीज यहाँ पर कुछ मिस हो रही है। 6 मजदूर पहले दिन कार्य में उपस्थित रहते हैं, मूल रूप से कितने मजदूर, तो आप अगर ऑप्शन चेक करके लगाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। वैसे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। और इसको आप देखिए तो यहाँ पर देखेंगे तो 3, फिर F छठा, फिर 9वां, 3-3 की श्रृंखला यहाँ पर बढ़ रही है। इसको जब आप लगाएंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, L250 है ना, 250। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अगला जो प्रश्न है मैथ रीजनिंग मतलब आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IKMNPPU किसी सब्जी के नाम के अक्षर हैं। यदि अक्षरों को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, है ना। यानी कि कोई आप सब्जी है, उसको उसकी स्पेलिंग दी है, उसको सेट करिए। देखिए पंपकिन बन रहा है ना, तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, एन हो जाएगा, बी ऑप्शन। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर माई पम्पकिन, पम्पकिन ये गाना सुना ही होगा आपने। ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, एम बी के से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो आप लगा लेंगे। ये एम बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये चाची, एम बी की चाची है। एम बी से किस प्रकार संबंधित है, तो एम क्या है ये बताना होता है, ये यहाँ पर समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है, दलदली, लवणीय, पाटजाल, लैटेराइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दलदली मृदा। जो मैंग्रोव वनस्पति है अर्ध खारे पानी में ये पाई जाती है, और जब कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है तो जल में मीठे पानी और खारे पानी का वहां पर मिश्रण पाया जाता है, और मैंग्रोव वनस्पति के लिए वो सबसे आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये प्राणियों के लिए, वनस्पति के लिए बहुत अच्छी स्थितियां पाई जाती हैं, और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये मिलता है। मैंग्रोव शब्द दक्षिण अमेरिका की एक आदिवासी भाषा गुआरानी भाषा है, उससे उत्पन्न हुआ है, और फिर पूरे विश्व भर में जो ये शब्द है ये प्रयुक्त किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होती है, यानी कि जो वसा है वो किस भैंस के दूध में सबसे ज्यादा होती है, मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी और ये महसाणा। तो कौन सी भैंस है जिसमें सबसे ज्यादा घी पाया जाता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये भदावरी भैंस है। ठीक है, भदावरी भैंस के दूध में 8%, 8% वसा पाई जाती है, यानी कि 10 लीटर अगर दूध है तो हो गया काम, है ना। बहुत अच्छा, 10 लीटर दूध में 800 ग्राम लगभग क्या हो गया, घी वसा आपको प्राप्त हो गया। तो काफी अच्छा है, अच्छी मात्रा है इसकी। अगला जो प्रश्न है, लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है किस चीज की, नाशपाती, आड़ू, लीची, अमरूद, किस चीज की, तो अमरूद की ये किस्म है, सरदार, इसको सरदार लखनऊ 49 पूरा नाम इसका है। और जो ये मध्यम ऊंचाई के पेड़ों वाली किस्म है, और इसमें खुरदरी सतह वाले धारीदार पकने पर पीत वर्ण के ये अमरूद होते हैं, और गूदा मुलायम होता है, हल्की खटास लिए मीठा ये होता है। तो खाकर आप देखिए कभी सरदार लखनऊ 49, मुझे भी बताइए कमेंट करके। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। हस्तांतरण पेंशन सीधा आप जान लीजिए, ये हस्तांतरण पेंशन आप जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में आप सुनते हैं ना, ऐसे भी हमने डिस्कस किया था, उसमें भी ये बातें की थी। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है तो ये सभी योजनाओं में हो रहा है आजकल, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, कोई भी जब योजना लागू की जाती है तो ऐसे सभी भुगतानों में लागू की जाती है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, स्कॉलरशिप हो, तो सब में ये लागू कर दी जाती है। ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, ये अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है, ब्लू चिप्स कंपनीज। तो जो भी कंपनियां अच्छा लाभांश देती है, अच्छा लाभांश देने वाली कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है, जिनके शेयरों में, जिनके जो शेयर्स होते हैं उनमें वृद्धि होती है, लगातार लगभग पाया जाता है कि उसमें वृद्धि की संभावना होती है, कंटिन्यू ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हुई फिर वो नीचे चली गई, कंटिन्यू ग्रोथ होता है, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। और इन कंपनियों के जो शेयर होते हैं उन शेयर्स को ब्लू चिप शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति या कंपनी की आय पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, निगम कर, बिक्री कर, आय कर, इनमें से क्या कहा जाता है, कारपोरेशन टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, क्या कहते हैं इसको।
एक वित्तीय वर्ष में लगता है। कर तो एक वित्तीय वर्ष में लगता ही है। तो आयकर होता है, इनकम टैक्स होता है। एक वित्तीय वर्ष में एक कंपनी या एक व्यक्ति पर की जो आय होती है उसकी, उसके आय पर जो कर लगाया जाता है, ठीक है। यह एक डायरेक्ट कर होता है, व्यक्ति या कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर है। जो डायरेक्ट कर में इसलिए आता है क्योंकि संपत्ति पर उनके सीधे लगाया जा रहा है और इसका भार उस व्यक्ति को डायरेक्टली सहन करना पड़ रहा है ना। तो डायरेक्टली अगर वो सहन कर रहा है तो प्रत्यक्ष कर, इसको डायरेक्ट टैक्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय, सदाशिव, वीर नरसिंह, मल्लिकार्जुन। 4 ऑप्शन है और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इसको विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय ने बनवाया था। तो कृष्णदेव राय इसका सही उत्तर है, ये ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ मिलती है? 4 ऑप्शन, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जब आप मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मैप में आपको नजर आएगा कि एक तरफ तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती है नेपाल से, फिर इधर उत्तराखंड से, इधर आपकी राजस्थान से, राजस्थान के बाद में ये मध्य प्रदेश, यहाँ भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इनसे इसकी सीमा मिलती है। और इन सीमावर्ती जो राज्य हैं, इनमें सबसे ज्यादा लंबी सीमा किससे मिलती है? तो इसकी मध्य प्रदेश से मिलती है, जो कि मैप में बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए मध्य प्रदेश से सीमा कितनी लंबी मिल रही है ना। यहाँ पर पूरा आप देखते आएंगे, यहाँ तक पूरी सीमा मध्य प्रदेश से ये मिल रही है। तो ये काफी लंबी सीमा है और सबसे लंबी, सर्वाधिक लंबी सीमा इसी से मिलती है। जरा बताइएगा कौन कौन से राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश राज्य के जो सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, उनके नाम आप टाइप कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद चंडीदास, काशीदास, कृतिवास, किसने किया था? इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल के शासक सुल्तान हुसैन शाह और नुसरत शाह ने बांग्ला साहित्य को संरक्षण दिया था और उन्हीं के शासन काल में महाभारत को कवींद्र और श्रीकर नंदी नामक कवियों ने बांग्ला में रूपांतरित किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, महाभारत को। और कृतिवास ओझा ने रामायण का तथा काशीराम ने महाभारत का अनुवाद किया था। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महाभारत को कवींद्र और श्रीकर ने, कृतिवास ओझा ने रामायण को और काशीराम ने महाभारत का अनुवाद किया था। तो काशीराम महाभारत, ये अभी केबीसी में ये प्रश्न पूछा गया था। और कृतिवास ओझा ये रामायण का कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये महाभारत पर कवींद्र और श्रीकर ने भी काम किया था। और अगला प्रश्न है, दांतवाला समिति, दंतेवाला समिति भी इसको कहते हैं, तो दंतेवाला समिति का संबंध किससे था? नगरों से, गरीबों से, ब्लॉक नियोजन से, जो ब्लॉक प्लानिंग होती है उससे, या इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है योजना आयोग ने जीबी के राव की अध्यक्षता में 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन विषय पर एक समिति का गठन किया था। और फिर 1988 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई और लोकतांत्रिकरण की जगह विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाया पड़ने से पंचायती राज की संस्थाएं निर्बल हुई और उनकी स्थिति बिना जड़ के घास जैसी हो गई। दांतवाला जो समिति है वो 1978 में ब्लॉक नियोजन से संबंधित थी और 1984 में जिला स्तर के नियोजन संबंधित थी, हनुमंतराव समिति। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि दांतवाला समिति आपसे पूछी जा रही है, 1978 में आई थी, ये भी ध्यान रखिए। और ये ब्लॉक प्लानिंग से इसका संबंध था। तो ये 40 प्रश्न हमने देखे, ये आपको कैसे लगे जरूर बताइए, इसको शेयर करिए लोगों तक। और आप अगर ये एग्जाम दे रहे हैं और इससे संबंधित पूरा मटेरियल, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस चाहते हैं, तो आप हमको मैसेज करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर 6307281212 पर, और उस पर आपको जानकारी दी जाएगी। और बैच इसके जनवरी के 1st से 2nd वीक में स्टार्ट हो जाएगा और आप उसको ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। पूरी फुल प्लानिंग के साथ आपको पूरा मटेरियल अच्छे से दिया जाएगा और सिलेक्शन में इन 40 प्रश्नों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।